हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। बच्चों, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको जो है चीजें अच्छी अच्छी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आज लिया हूं, पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियसली जो पेपर थे उनमें से हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों चैनल को, और लाइक कीजिए क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द बोल रहा है व्हाट इज द बेस्ट फ्लूइड टू इन्फ्लेट द बलून ऑफ ए फोलिस कैथेटर। की फोलिस कैथेटर का बलून है उसको इन्फ्लेट करना। फोलिस कैथेटर कौन सा? जो आप यूरिन के लिए लगाते हो, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक में लगाते हो, उसको बोलते हैं फोलिस कैथेटर। तो उसका बलून जो रहता है उसको इन्फ्लेट मतलब फुलाने के लिए आप क्या काम में लोगे, ये पूछ रहा है। नॉर्मल सलाइन काम में लोगे, स्ट्राइल वाटर काम में लोगे, लिंगर इलेक्टेड काम में लोगे, या 5% डेक्सट्रोज काम में लोगे? चलिए बताइए बच्चों फटाफट से। आप दो चीजें ज्यादातर काम में लेते हो, या तो आप काम में लेते हो NaCl, ठीक है, ये ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप काम में लेते हो स्ट्राइल वाटर, Rl और D5 हम काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से भी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा भैया, बेस्ट पूछ रहा है तो बेस्ट क्या रहेगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्राइल वाटर जो रहता है उसको हम काम में लेते हैं, क्लियर है। अगर इसको काम में लेंगे तो क्या हो सकता है सर? देखो, इसको काम में लेते तो है, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे समय तक इसको रखते हो तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? दिक्कत यह हो सकती है कि सर इसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड, Na+Cl-, सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं सर, दोनों क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, नमक बन जाएगा, वहां पे क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जब आप वापस डिफ्लेट करने जाओगे, सिरिंज लोगे, खींचोगे, डिफ्लेट करोगे, तो डिफ्लेट होगा ही नहीं, तो वापस निकालने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बेस्ट फ्लूइड कौन सा रहेगा बच्चों? स्ट्राइल वाटर जो है इसको प्रेफरेंस दी जाती है, क्लियर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। आपसे जनरली किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां भी ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू के लिए, अगर आप जाते हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मिथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम बोल देते हैं N2O, ठीक है। मिथेन को अपन बोल देते हैं CH4, और CO2 को अपन, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम CO2। क्लियर है बच्चों? तो कौन सी गैस जो है वो द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जिससे सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ग्रीन हाउस के? बताइए। ग्रीन हाउस के कारण से हो क्या रहा है बच्चों? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, सी वाटर जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ज्यादा किस वजह से हो रहा है? जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ह्यूमन पोल्यूशन कर रहे हैं उसके कारण से ये हो रहा है। बताइए। देखो, वैसे तो सारी गैसेस, चाहे CO हो, चाहे N2 हो, CH3 हो, या CO2 हो, सारी गैसेस जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस में अपन इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो सबसे ज्यादा योगदान होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो आप, CM, ठीक है। सी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एक और गैस होती है उसका बता देता हूं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस में से एक होती है। वैसे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सी का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहां पर आपके CO हो गया, और सी का मतलब क्या हो गया? CO2 हो गया। एम का मतलब क्या हो गया? मिथेन हो गया, ठीक है। NO, CM ऑन वर्क करंटली, ठीक है, इस तरीके से CM ऑन, या सॉरी नो वर्क करंटली, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सी का मतलब हो गया CO, एम का मतलब हो गया मिथेन, एन का मतलब हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और आपके NO2 हो गया ना, NO2 ये हो गया। ओ का मतलब ओजोन हो जाएगा, यहां पर ओ का मतलब ओजोन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सी का मतलब से वापस से क्या हो गया? CO2 हो गया, CFC हो गया, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, CM नो वर्क करंटली। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर W का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो W का मतलब होता है वाटर वेपर जो होती है, वो भी जो है आपके ग्रीन हाउस गैसेज में कंसीडर करते हैं। हालांकि इतना ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं होता है, लेकिन कंसीडर हम इसको भी करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इजीली। अब इजीली आपको याद हो जाएगा
सिर्फ 4 वर्ड आपको याद रखने, जितने भी गैसेज है सारी याद हो जाएगी। क्लियर है? जो जिससे जो बना सकते हो बना लो। सी का मतलब CO भी बना सकते हो, सी से CO2 भी बना सकते हो, M से मीथेन हो जाएगी, N से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, एनोक्सिया बोलेंगे, ठीक है, अरेथमिया बोलेंगे या एनोक्सिया बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? ब्लड में कमी हो रही है, किसकी? O2 की कमी हो रही है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। 3 वर्ड आपको बता देता हूं क्या क्या है। पहला है, और ऊपर हो जाओ भाई, ये लो। पहला क्या है? एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब क्या हो गया बच्चों? नो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन टिश्यू। यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नो। नो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, बिल्कुल ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा क्या है? हाइपोक्सीमिया, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। कहां पे? इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी। क्लियर है? तीसरा है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब कमी, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। 3 वर्ड हो गए, तीनों इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और 3। तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। 2 में कमी है सर, एक में टिश्यू में कमी है, एक में ब्लड में कमी है। हाइपोक्सीमिया ब्लड में कमी, हाइपोक्सिया टिश्यू में कमी, और एनोक्सिया मतलब कोई ऑक्सीजन है ही नहीं सर, नो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। आप जब ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ोगे तब इनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। हाइपोक्सिया कितने प्रकार का होता है वो भी पढ़ोगे, 4 प्रकार का होता है। स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया होता है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है, एनेमिक हाइपोक्सिया होता है, स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया होता है। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा, वहां पर हम पढ़ेंगे। एनेमिक एनीमिया हो जाता है किसी पेशेंट में, HB कमी हो गई उसके कारण से जो हाइपोक्सिया हो रहा है उसको एनेमिक हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब जहां पर जिस इन्वायरमेंट में वो मान लो रूम में है तो रूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो क्या हो गया? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो गया। तो उनके बारे में जब ऑक्सीजन थेरेपी का जो टॉपिक आएगा तब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये 3 चीज याद रखनी है। आओ वापस बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन गाइस, वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अब देखो, अब इजी हो गया आपके लिए बहुत। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की कमी है, कहां पर? ब्लड में। तो क्या नाम दे देंगे सर? ए नाम दे देंगे सर, हाइपोक्सीमिया नाम दे देंगे। अरे समझ में आया क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। नहीं समझ में आए बेक करो, देखो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो। याद करने का एक ही तरीका है, जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे याद हो जाएगा। कोई बोले सर मेरे को याद नहीं होता, याद नहीं होता तो 5 बार पढ़ भाई, 6 बार पढ़, 7 बार पढ़, 7वीं बार याद हो जाएगा। और फिर भी याद नहीं होता तो 3 बार लिख ले, परफेक्ट याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एट व्हाट एंगल, कि किस एंगल पे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाओगे? शुड बी गिवन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM, IV, ठीक है, ऐसे होता है ना इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। जब आपको ड्रग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वो टॉपिक जब आएगा ना कि किस किस तरीके से ड्रग जो है इंसर्ट की जाती है बॉडी में, तब बताऊंगा सारा। IM बताऊंगा, IV बताऊंगा, सबक्यूटेनियस बताऊंगा, ठीक है, सबलिंगुअल बताऊंगा, ओरल बताऊंगा, वहां पर सारे बताऊंगा, इंट्राओसियस बताऊंगा, वहां सारी चीजें बताऊंगा। एट व्हाट एंगल एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी गिवन, कौन सा एंगल रहेगा जहां पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है? 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 15 डिग्री पे या 45 डिग्री पे? बताओ भाई, करो कमेंट। जब तक मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बता देता हूं, बहुत ही प्यारी चीज हो गई बच्चों, ये बताइए। यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पर आपको क्या दिख रही है? एपिडर्मिस, उसके बाद में डर्मिस, ये दोनों मिलके क्या बना देती है? स्किन बना रही है आपके, डर्मिस एपिडर्मिस। उसके बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गए, फिर मसल आ गए। क्लियर है? दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे से। अब देखो यहां पर IM इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर क्या लगाया जा रहा है? IM इंजेक्शन लगाया जा रहा है इंट्रामस्कुलर। देखो कैसे लगाया सर, बिल्कुल 90 डिग्री सीधा लग रहा है सर, 90 डिग्री पे लग रहा है। ये जो डिग्री बन रहा है यहां पर क्या बन रहा है, यहां लिख देता हूं 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? भैया क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि IM इंजेक्शन कितने डिग्री पे दे रहे हो? साहब 90 डिग्री पे दे रहे हैं। ये लो शटाक से आंसर। आई क्या बात समझ में? वापस आ जाओ इधर,
अब सर ये कौन सा एंगल बन रहा है, सर फिर कौन सा एंगल बन रहा है, सर फिर कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, यहां पर 3 एंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, तीनों एंगल फटाफट कमेंट कर दो, बताइए। ये तो हो गया 90 डिग्री, फिर ये क्या हो गया, अब देखो यहां पर ये तो 90 डिग्री फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं लेंगे हम। ठीक है, क्या होता है सर 40 से 45 डिग्री। यहां पर क्या होता है, फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आ जाता है इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल। इंट्रावेनस में और कम हो जाएगा, ठीक है, और इंट्राडर्मल में और कम हो जाएगा। यहां आते आते कितना हो जाएगा, लगभग 15 डिग्री। आई क्या बात समझ में। और यहां पर अपने को 4 ही ऑप्शन दिए हैं, देखो 45, 15, 90 और 30। तो अब देखो क्लियर हो गया आपने साहब। यहां पर तो है, सॉरी साहब, यहां पर है 90 डिग्री, सर ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। और ये देखो लगाने का तरीका भी बता रखा कि किस तरीके से इंजेक्शन को आप पकड़ के, सिरिंज को पकड़ के किस तरीके से इंसर्ट करोगे, वो इंसर्ट करने का तरीका भी यहां बता रखा है। अरे आया क्या समझ में, क्लियर है बात, नहीं है, नेक्स्ट चलो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है द रिमूवल ऑफ एंटायर ट्यूमर मास, एंटायर ट्यूमर या फिर मास इज नोन एज, कि आप रिमूव कर रहे हो एंटायर मतलब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मास या ट्यूमर रिमूव कर रहे हो किसी जगह से, उसको क्या बोलेंगे, एक्सीजनल बायोप्सी बोलेंगे, ठीक है, इंसीजनल बायोप्सी बोलेंगे, स्टेजिंग बायोप्सी बोलेंगे, या निडल बायोप्सी बोलेंगे, बताइए। पूरा का पूरा टिश्यू रिमूव कर रहे हो वहां से, तो उसको आप क्या नाम दोगे, बताइए। एक्सीजनल बायोप्सी, इंसीजनल, स्टेजिंग या निडल। देखो निडल के नाम से तो आपको पूरा पता लग रहा है कि सर एक निडल इंसर्ट करते हैं, उस निडल से शक करते हैं, जो भी टिश्यू का पार्ट निडल में आता है उसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। अच्छा ये कर क्यों रहे हैं, सबसे पहले बात क्या आती है, जब पढ़ ही रहे हो तो पूरी चीजें बताता हूँ। बायोप्सी की जाती है बच्चों, मेनली हम क्या करते हैं, जो भी टिश्यू लेते हैं वहां से उसकी क्या करवाते हैं, हिस्टोलॉजी करवाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, उससे पता लगता है कि ये कैंसरस है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर बायोप्सी कराते हैं। हमारा पूरा पूरा जो बायोप्सी कराने का पर्पज रहता है वो एक ही रहता है कि कैंसरस सेल है या नहीं है, ये बात पता करने के लिए। क्लियर है। देखो अगर पूरा का पूरा मास या ट्यूमर निकाल रहे हो तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, ए एक्सीजनल बायोप्सी हम उसको नाम देंगे। आप जब भी ये क्लास देख रहे होंगे, देखो जल्द हम बात कोशिश करते हैं कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करें, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है, तो आप लोग कोशिश किया करो जब भी आप क्लास देखो तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दिया करो और आपका आंसर लिख लिया करो, आप कि मेरा क्या आंसर रहेगा, उसके बाद वापस ऑन कर लिया करो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जब मैं लाइव क्लास लूंगा तब तो आप कमेंट करके बता दोगे आपका आंसर, लेकिन अभी आप खुद से तो अवेयर रहो, क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन पढ़ा, पॉज किया, उसके बाद में आपका जो भी आंसर है वो किया और फिर आगे चलो। आंसर तो मैं बताऊंगा ही सही, फिर आप अपना क्रॉस चेक कर लो कि सर ने 10 क्वेश्चन करवाए, 15 क्वेश्चन करवाए, मेरे कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि सब आए हुए क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं बच्चों। क्लियर है, तो एक्सीजनल बायोप्सी हम इसको नाम देंगे। क्लियर है क्या बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। हाउ मेनी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया आर देयर, कितने टाइप के स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज और पूछी जा सकती है इसमें, अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हारे को। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया तो पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकेंड में क्या है, थर्ड का नाम क्या है, और फोर्थ का क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताइए, हाउ मेनी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया आर देयर। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी स्टेज होती है। देखो मेनली 4 स्टेज पाई जाती है, तो आंसर क्या हो गया सर, 4 आंसर हो गया। स्टेज 1, स्टेज 1 को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, स्टेज 1 को क्या नाम देते हैं, तो क्या नाम देते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दर्द खत्म हो जाता है, एनाल्जेसिया आता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है, शुद्ध हिंदी में बात करूं, एनाल्जेसिया का मतलब क्या हो गया, दर्द खत्म हो जाना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना। क्लियर है। सेकेंड स्टेज, स्टेज सेकेंड, ये फर्स्ट हो गई, स्टेज सेकेंड, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। क्लियर है, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा इसके अंदर पूरी तरीके से, और रेस्पिरेशन जो है इम्प्रॉपर हो जाएगा जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज 2। आपसे नाम पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये नीचे ये सेकंड लाइन है ना, ये या पूछे ना पूछे,
ये जरूर पूछेगा स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कौन सा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तो क्या होता है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होता है सर। ठीक है, नेक्स्ट चलो स्टेज थर्ड, ये आगे स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा सर्जिकल एनेस्थीसिया कौन सी स्टेज है, स्टेज थर्ड है सर्जिकल एनेस्थीसिया। और स्टेज फोर, स्टेज फोर क्या है, मेडुलरी पैरालिसिस। क्लियर है बात बच्चों, 4 लाइनें याद रखनी है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, पूछा था हाउ मेनी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया आर देयर, कितने प्रकार की स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होती है सर, 4 प्रकार की होती है। तो ये 2, 4, 3 एंड 1, तो क्या हो गया 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 4 ही तो बताई थी, कौन कौन सी बताई थी सर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सर स्टेज 1 में बोला था स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज 2 में बोला स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज 3 में बोला स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, और चौथा बोल रहे हैं सर मेडुलरी पैरालिसिस। अरे आया क्या समझ में, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो। आते जाते इधर उधर बाथरूम में लेना देना, रील देखते टाइम कैसे भी याद करो, चारों याद कर लेना बस। एक पेपर पे लिख लो, घूमते फिरते कहीं भी जाओ एक बार देख लो सर 4 स्टेज होती है, कौन कौन सी होती है, खत्म बात, इजीली याद हो जाएगा, कोई माथाफोड़ी नहीं करनी फालतू की। नेक्स्ट चले, इसका आंसर कर ही दिया अपन ने, चलिए नेक्स्ट पढ़ो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मैकबर्नी इंसिजन इज यूज फॉर, मैकबर्नी इंसिजन जो है किस लिए काम में लिया जाता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैकबर्नी इंसिजन कौन सा होता है, यह समझ में आया तो फिर आ जाएगा। बताइए मैकबर्नी इंसिजन, मैं आपको इंसिजन दिखा देता हूं। वैसे तो यहां पर सारे इंसिजन है, ठीक है, क्या है बच्चों, सारे इंसिजन है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं सारे नहीं बताऊंगा, सारे इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि डेली एक याद हो जाए बहुत बढ़िया, अपने एक याद आज हो जाए, एक कल हो जाएगा, एक परसों हो जाए, डेली एक याद हो जाए, डेली एक साथ बता दो। वैसे ही मैं खुद भूल जाता हूं, तुम तो भूलोगे ही, मुझे खुद याद नहीं रहते बहुत बार, एक साथ बता दूं तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। मैकबर्नी इंसिजन का देखो यहाँ कोचर्स है, ठीक है, एक सेकंड पेन नहीं चला, अब चलेगा, अब चलेगा। यहां पर कोचर्स इंसिजन दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर पैरामीडियन दिख रहा है, ट्रांसवर्स दिख रहा है, मिडलाइन दिख रहा है, मैकबर्नी दिख रहा है, लेंज दिख रहा है, बेटल दिख रहा है, फेनस्टीन दिख रहा है इधर, ठीक है, और रदरफोर्ड इधर दिख रहा है, रदरफोर्ड मोरिसन इधर दिख रहा है। क्लियर है, सारे एक एक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हम आज एक के बारे में बात करेंगे सर, मैकबर्नी इंसिजन के बारे में बात कर रहे हैं हम। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। मैकबर्नी आपको दिखाई दे रहा है, किस तरफ है सर, यहां पर लगा रहे हैं, ऐसे भी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। मैकबर्नी इंसिजन बी, अपेंडेक्टोमी करेंगे सर, अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को काट कर निकाल देना, टोमी वर्ड यूज हो जाए समझ लेना, काट के बाहर ही निकाल रहे हैं पूरी तरीके से, अपेंडेक्टोमी। तो बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेफ्रोक्टोमी हो गया, कोलेस्टेक्टोमी हो गया, ठीक है, हर्नियो, यहां पर हर्नियोटोमी नहीं लिखा हुआ लेकिन, है ना, इसका मतलब यहां पर काट के नहीं निकाल रहे हैं, तो बी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कल एक किसी और के बारे में बात करेंगे, परसों किसी और के बारे में बात करेंगे, एक एक इंसिजन के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है स्कर्वी हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी एक रोग होता है बच्चों, जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये पूछा है। स्कर्वी एक बीमारी होती है जिसमें क्या हो जाता है, इनिशियली तो क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं ये होता क्या है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का आंसर करते हैं पहले। स्कर्वी हैपन ड्यू टू, कि स्कर्वी जो है किसके कारण से होता है, विटामिन सी, आयोडीन, जिंक या विटामिन डी, बताइए। स्कर्वी एक रोग होता है, ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है सर, ये विटामिन सी की कमी के कारण से देखा जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है, इनिशियली जब इसकी थोड़ी बहुत कमी आती है, विटामिन सी की जब कमी आती है तो क्या होता है, फटिकनेस लगती है, मतलब थकान सी लगती है, ठीक है, थका थका रहता है, इरिटेशन होती है, जॉइंट में पेन होता है, ये इनिशियली होता है जब थोड़ी बहुत कमी होती है। और अगर सीवियरिटी की ओर चला जाता है तो फिर क्या होता है सर, मसूड़े सूज जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, जगह जगह रेसेस होने लग जाएंगे। ये क्या है, ये जब सीवियरिटी आ जाती है तब हो जाता है, ठीक है, दांत निकल जाएंगे, दांतों को जो
एक तरीके से जो पकड़ रखी है मसल, वहां पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, दांत निकल जाएंगे, दांत गिर जाएगा निकल के, ठीक है। इस तरीके की जो सीवियरिटी होती है उसमें देखने को मिलता है। तो क्या हो गया बच्चों, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्कर्वी को, विटामिन सी, ठीक है। और जो आपके विटामिन सी है इसको क्या नाम देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हम इसको नाम देते हैं विटामिन सी को। क्लियर है क्या बच्चों, बहुत बढ़िया। आयोडीन, जिंक और विटामिन डी, ये इनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर ऑफ 1984 विच गैस वॉज लीक। बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, ये पूछ रहा है, बताइए। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जो है लीक हुई थी, बताइए। मिथाइल आइसोसाइनाइड, N2O, क्लोरीन या फिर अमोनिया, बताइए बच्चों, बताइए। भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत बड़ा कांड हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, कम से कम उस दौरान जब ये हो रहा था उस दौरान भी काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। कई आर्टिकल्स में लिखा हुआ लगभग 5000 के लोग उसी टाइम मारे गए थे उस दौरान जब ये लीक हुई थी उसके बाद। और फिर धीरे 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 समय के साथ में काफी लोग उसमें मारे गए थे, हजारों में, संख्या हजारों में थी, ठीक है। तो बताइए कब हुआ था ये, 3 दिसंबर 1984 को इस दिन ये हुआ था। किस गैस के लीकेज के कारण हुआ था सर, इस गैस के कारण से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीकेज के कारण हुआ था। बहुत भयंकर ये हुआ था। हुआ क्या था, जो गैस थी वो लीक कर गई थी, पूरी सिटी में फैल गई थी, और जिन 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 लोग उसकी चपेट में आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, मर रहे थे उस गैस के कारण। वही ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हाइपोक्सिया आ रहा था, हाइपोक्सिक मिक्सचर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। और एक प्रकार की जहरीली गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो फिर क्या हो रहा था, उसके कारण से लोग बहुत ज्यादा मारे जा रहे थे। डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेट याद रखना, एक तो कौन सी गैस थी ये याद रखना है और किस दिन हुआ था ये याद रखना है। तो 3 दिसंबर 1984 को जो है ये हुआ था। क्लियर है बच्चों, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। चलिए आज के क्वेश्चन यही थक थे। अब इंपॉर्टेंट बता देता हूं क्या क्या याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग इजीली याद रख लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या याद रखना है, सीएम नो वर्क करंटली, ठीक है। ये याद रखने का तरीका ध्यान रहे, कहीं कोई राजनेता जो है वो हुड़दंग मचा देगा, सीएम काम कैसे नहीं कर रहा, अपन किसी का नाम ही नहीं ले रहे, ठीक है। तो हम तो सिर्फ याद करने के तरीके से बोल रहे हैं, तो इजीली याद आपको हो जाएगा। इसमें क्या याद रखना है, 3 वर्ड बताए थे, तीनों याद होने चाहिए। कौन कौन सा वर्ड बताया था सर, एनोक्सिया बताया था, हाइपोक्सिया बताया था, हाइपोक्सीमिया बताया था, तीनों याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या याद रखोगे सर, डिग्री ऑफ एंगल याद रखेंगे, जो कि यहां पर दिखाया गया है, डिग्री ऑफ एंगल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखी जा सकती है कि कौन सा कौन सा कहां तक लगाया जा रहा है। जैसे यहां पर डर्मिस है, सॉरी एपिडर्मिस है, यहां पर डर्मिस है, यहां पर सबक्यूटेनियस, यहां पर मसल है। देखो इंट्रामस्कुलर नाम से पता लग रहा है, मसल में लग रहा है, ठीक है। सबक्यूटेनियस कहां पर लग रहा है, क्यूटेनियस टिश्यू में लग रहा है। इंट्राडर्मल कहां लग रहा है सर, डर्मिस में ही लग रहा है, ठीक है। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीचों बीच लगा रहे हैं। इंट्रावेनस सर वेन में लग रहा है, देखो वेन जा रही है, देखो ये जा रही है, और यहां पर लगाया जा रहा है। आया क्या समझ में, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट चलो, ये याद रह जाएगा आपको इजीली। उसके बाद में ये, हाँ, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया 1 2 3 4 कौन कौन सी होती है, चारों याद रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट अपेंडेक्टोमी, मैकबर्नी इंसिजन, इंसिजन याद रखना है, मैकबर्नी, और भी याद करने हैं आपको, आपके स्तर पे आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं तो धीरे धीरे करवाई दूंगा। नेक्स्ट चलो, विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी कारण, उसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट, कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी सर, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को ये कांड हुआ था। ये चीजें याद रखनी। हमने पढ़ भी लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया, हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया। ऐसे छोटी छोटी क्लासेस अपनी आती रहेगी, समय के साथ इनको थोड़ा बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे हम जो है लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तब तक आप अपना साथ बनाए रखिए, आपके जो जूनियर है, आपके सीनियर है, आपके साथी है, उन तक क्लासेस को पहुंचाइए।
देखो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा सकूं। मेरी मेहनत जो है, जितनी भी आप इतने समय से जो चल रहा था, इतने समय से जो एक्सपीरियंस था, वो मैं पूरा इस पे डाल दूं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाता रहूं। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, आप लोगों को पता है, जितने भी संस्थान है इंडिया में, चाहे पीजीआई हो जाए, चाहे एम्स हो जाए, या फिर और भी कोई संस्थान हो जाए, सारी जगह मेरे स्टूडेंट है जो मेरे से कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं और पढ़ के लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही पढ़िए, श्योर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।